हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित महाजन बायोलॉजी क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो आंसर की है उसकी एक्सप्लेनेशंस के। अभी जो एग्ज़ाम गया था नवंबर 2020 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसकी जो आंसर की अपलोड हो रखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में अपीयर हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, in a mammal coat color is governed by gene B। तो जो कोड कलर है, कोड कलर के लिए जीन बी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, जो कोड कलर है या तो वो ब्लैक होगा या वो ब्राउन होगा। जो कोड कलर है वो या तो ब्लैक होगा या वो ब्राउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन वेदर द जीनोटाइप इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। जो जीनोटाइप है कोड कलर के लिए, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या हेटेरोजाइगस हो सकता है। द जीनो इट इज नॉट नोन विच ऑफ दिस जीनोटाइप लीड टू द ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स। ये क्लियर नहीं है कि ब्लैक के लिए कौन सा जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल है और ब्राउन के लिए कौन सा जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाउ ये गिवन है कि जो जीनोटाइप बी भी है, जो जीनोटाइप बी भी है, उस केस में अल्बिनो कोड कलर आएगा, अल्बिनो कोड कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्दर द जीनोटाइप सी सी। ठीक है, तो जो सी सी है, स्मॉल सी सी, वो सप्रेस करेगा, इट सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ कोड कलर, इट सप्रेसेस द कोड कलर, कोड कलर एक्सप्रेशन मिलती है। अब ईज के लिए, ठीक है, अपनी ईज के लिए मैं स्मॉल सी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से कैपिटल सी को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। एन एल्बिनो मेल, तो जो एल्बिनो मेल है, एल्बिनो मेल क्रॉस्ड विद ब्राउन फीमेल, तो ब्राउन फीमेल के साथ क्रॉस करवाएगा। नेक्स्ट, एंड द रिजल्टिंग प्रोजेनी हैड इंडिविजुअल्स विद ब्लैक ब्राउन कोट्स, तो जो प्रोजेनी है उनके पास ब्लैक एंड ब्राउन कोट्स वाली प्रेजेंट थी। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे जो प्रोजेनी है ब्लैक एंड ब्राउन आ सकती है। ठीक है, नाउ इसके बाद है, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट द जीनोटाइप ऑफ द मेल एंड फीमेल दैट वर क्रॉस्ड आर। तो हमें इनके जीनोटाइप्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन दोनों के जीनोटाइप्स को ढूंढना है। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ऑप्शन अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन होती, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल डी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली के बारे में गिवन है। नाउ मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्राइब किया था गैमेट फॉर्मेशन के बारे में, तो आप एक बार देख लेना वहां पे। ठीक है, इस केस में जो गैमेट्स फॉर्म किए जाएंगे वो गैमेट्स होंगे कैपिटल बी स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल डी नोट करना है यहाँ पे, मैं दोबारा से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ गैमेट फॉर्मेशन को। कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर कैपिटल बी स्मॉल डी, फिर कैपिटल बी स्मॉल डी, मतलब एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म किए जाएंगे। टोटल गैमेट्स फॉर्म किए जाएंगे, बट डिफरेंट टाइप की नहीं होगी, सिंगल वन होगा ना। इस केस की बात करें तो अगर मैं इसको अज्यूम करूं कैपिटल बी, ठीक है, फिर कैपिटल डी, एक गैमेट ये बन जाएगा, फिर ये कैपिटल बी, फिर ये कैपिटल डी, सेम गैमेट बनेगा। अब इस बी की बारी, स्मॉल बी कैपिटल डी, स्मॉल बी कैपिटल डी, सेम टाइप। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास इस प्रोजेनी से ये गैमेट्स बनेंगे, इस प्रोजेनी से ये गैमेट्स बनेंगे। इनको आपस में फ्यूज करवा दो, जब ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है,
एंड जब ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ब्राउन या ब्लैक आ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, नाउ इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से गैमेट्स कैपिटल बी स्मॉल डी, अगेन कैपिटल बी स्मॉल डी, नाउ स्मॉल बी स्मॉल डी एंड अगेन स्मॉल बी स्मॉल डी। यहां से ये गैमेट्स फॉर्म किए गए, यहां से गैमेट्स कैपिटल बी कैपिटल डी, कैपिटल बी कैपिटल डी, अगेन स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल डी अगेन। ठीक है, ओवरऑल ये डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म किए जाएंगे। जब इनका अगर आप क्रॉस कराओगे तो ये इसके साथ जब क्रॉस हुआ, फ्यूज हुआ, तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस, ये इसके साथ फ्यूज हुआ, ये गैमेट कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, नेक्स्ट अब इस गैमेट की टर्न इन दोनों के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड लास्ट जब ये इसके साथ फ्यूज हुआ दैट मेक्स स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। नाउ पॉइंट इज ब्लैक और ब्राउन आ सकते हैं, बट यहां पे इस केस में कौन सा आएगा? अल्बिनो। तो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में अल्बिनो अपीयर नहीं हुआ था प्रोजेनी में। ठीक है, प्रोजेनी में या तो सिर्फ हमारे पास ब्लैक आए थे या ब्राउन आए थे। ठीक है, सो दिस कांट बी द आंसर ड्यू टू दिस ऑप्शन, ड्यू टू दिस रीजन। थर्ड है हमारे पास स्मॉल बी कैपिटल डी क्रॉस विद कैपिटल बी कैपिटल डी। तो अब ध्यान से बहुत इजी है, यहां से क्या बनेगा स्मॉल बी, यहां से बनेगा कैपिटल डी। ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल बी कैपिटल डी, एक ही टाइप के बनेंगे। इस केस में कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल बी कैपिटल डी। ठीक है, सेम टाइप के गैमेट बनेगा। अब यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी। सो यहां पे ब्लैक और ब्राउन नहीं आ सकते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस कांट बी आंसर, क्योंकि हमें प्रोजेनी में ये चाहिए थे ब्लैक एंड ब्राउन, बट यहां पे किसी एक के आने के चांसेस हैं। ठीक है, नाउ दिस कांट बी द ऑप्शन। फोर्थ स्मॉल बी कैपिटल डी। मैं चलो इसको रब करूं, तो मैं सेकंड पार्ट को रब करूं। फोर्थ ऑप्शन कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विद कैपिटल बी कैपिटल डी। ठीक है, सो यहां से गैमेट्स बनेगी स्मॉल बी कैपिटल डी फिर स्मॉल डी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। सेम यहां से गैमेट्स एक टाइप के बनेगा, दैट इज कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। जब ये फ्यूज करेगा तो हमारे पास बना प्रोजेनी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी। जब ये फ्यूज किया इसके साथ तो फॉर्म किया गया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो दोनों सेम जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, तो यहां पे भी कोई एक टाइप की प्रोजेनी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, दोनों के आने के चांसेस नहीं है, किसी एक के आने के चांसेस है। सेम ये केस था, किसी एक के आने के चांसेस थे। दैट्स व्हाई दिस कांट बी द आंसर। हमें दोनों के आने के चांसेस चाहिए थे। दोनों आने के चांसेस कहां पे थे? फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट जीनोटाइप है, ये दोनों सेम जीनोटाइप से, यहां पे सिंपली एक जीनोटाइप था। एंड जो सेकंड ऑप्शन था उसमें अल्बिनो वाला भी अपीयर हो रहा था, दिस वन केस। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, नाउ so our next question is from immunology. Suresh was bitten by a poisonous snake. ठीक है, so simply बात करें तो
पॉइजनस स्नेक के जरिए स्नेक वेनम एंटर किया सुरेश की बॉडी में एंड उसको इमीडिएटली ट्रीट किया गया बाय द ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, एंड वाज सेव्ड। अ ईयर लेटर दोबारा से सेम स्नेक ने बाइट किया, प्रेडिक्ट हिज रिस्पॉन्स टू द वेनम फ्रॉम सेकंड बाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी को हम मेनली डिस्क्राइब करते हैं इनटू द इनिएट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो इनिएट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, मैं यहाँ पे अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात करूँ क्योंकि इस इम्यूनिटी का यहाँ पे रोल है। अडैप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। वन ऑफ द सेल इज द बी सेल, ठीक है। तो बी सेल जब एंटीजन से एनकाउंटर करता है तो बी सेल एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट करेगा इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में, प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स में। सो दोनों का फंक्शन ये होता है कि वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी तब सिक्रीट करते हैं जब सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीजन की बात नहीं करें, यहाँ पे टर्म्स को ध्यान से सुनना, सेम और डिफरेंट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेम एंटीजन सेकंड टाइम हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उस टाइम पे मेमोरी सेल्स उसको डील करते हैं और मेमोरी सेल्स उसको इफेक्टिवली किल कर देते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये प्रोवाइडेड है कि फर्स्ट टाइम पे अगर वो एंटीजन बी सेल से एनकाउंटर हुआ तभी मेमोरी फॉर्म की जाएगी, तभी अडैप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी फॉर्म की जाएगी, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में गिवन है कि सुरेश वाज बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक एंड वाज इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटी वेनम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो मींस जो स्नेक वेनम था, वेनम एक एंटीजन है, वो बी सेल से एनकाउंटर होने से पहले उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। रेडीमेड उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड कर देगी, ऑलरेडी फॉर्म जो एंटीबॉडीज वो प्रोवाइड कर देगी, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया, स्नेक वेनम खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इट मींस बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और एक्टिवेट नहीं कर पाया इट मींस मेमोरी सेल्स को फॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। नाउ सो statement first, he will be fully protected from the effects of the poison second time because he developed adaptive immunity after first snake bite. No, adaptive immunity form नहीं की गई, इसी को हम बोलते हैं adaptive immunity, ठीक है। So adaptive immunity form नहीं की गई, first option is wrong. Third option, there are residual cells or antivenom antibodies that were involved in the original first encounter, hence will be protected. नहीं, जो cells हैं, ठीक है, जो cells हैं यहाँ पे बी सेल्स की बात करें वो तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, ठीक है, बी सेल से एक्टिवेट हुआ ही नहीं। एंड एंटीबॉडीज की बात करें, जो हमने फर्स्ट एनकाउंटर में एंटीबॉडीज प्रोवाइड की थी तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि वो कुछ बच गई होंगी। तो एंटीबॉडीज की एक फिक्स लाइफ स्पान होती है, ठीक है, फिक्स लाइफ स्पान होती है, तो उस फिक्स लाइफ स्पान के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अपने आप। There are residual cells or antivenom antibodies that were involved in the original first encounter, hence will be protected. बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एंटीवेनम एंटीबॉडीज बच गई होगी, अगर बच गई भी होगी तो किसी की भी इतनी हाफ लाइफ नहीं होती कि वो 1 साल तक सर्वाइव कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन, देयर विल बी मेमोरी सेल्स मेड आफ्टर द फर्स्ट, ऑब्वियसली नो, क्योंकि एनकाउंटर हुआ ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज following statements are made about KDEL receptor. KDEL receptor, ठीक है। सो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो अगर हम बात करें हमारे सेल्स की, तो हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होंगी एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है उनके बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ वो जो ट्रांसपोर्ट है वो विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स भी हो सकता है, विदाउट द हेल्प ऑफ वेसिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं वेसिकल्स की हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होगा मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। दोज आर नोन एज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। सो जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की हेल्प से होगा विद इन अ सेल, सेल के अंदर बिटवीन द ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ते हो कि जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दैट इज मेनली नोन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंड RER से जो प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म होकर डिफरेंट साइड्स में मूव करते हैं। RER से मूव होके वो गोल्जी में मूव करेगा, गोल्जी से फर्दर लाइसोम में मूव कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर सकता है, आउट द सेल भी जा सकता है। ठीक है, सो मैं उन मूवमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो जो ER है, ठीक है, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है टुवर्ड्स द गोल्जी, ठीक है, टुवर्ड्स द गोल्जी। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एंटेरोग्रेड मूवमेंट। सो कई बार गलती से ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ER में स्टे करने थे वो गलती से गोल्जी में चले जाते हैं, तो गोल्जी उसको रिटर्न कर देता है ER को। तो इट मींस सेकंड ट्रांसपोर्ट हमारे पास हो जाएगा गोल्जी टू ER, गोल्जी टू ER। नाउ अब वापस आ रहे हैं, इट इज नोन एज रेट्रोग्रेड मूवमेंट, दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेड मूवमेंट। अब अगर अभी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, गोल्जी की बात करें तो गोल्जी के विद इन द गोल्जी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है गोल्जी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, दोस आर नोन एज सिस गोल्जी नेटवर्क, देन सिस सिस्टर ने, मिडल सिस्टर ने, ट्रांस सिस्टर ने एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क एक्सेट्रा। तो इन सभी कंपार्टमेंट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं लिख सकता हूं विद इन द गोल्जी, विद इन गोल्जी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपार्टमेंट्स को ऐसे शो कर रहा हूं, ये कंपार्टमेंट्स है, ये है सिस गोल्जी नेटवर्क, ये है सिस गोल्जी, ये है मीडियल, ये है ट्रांस और ये है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, मूवमेंट इसकी रिवर्स भी हो सकती है। तो जब फॉरवर्ड मूवमेंट हो दैट मूवमेंट इज नोन एज एंटेरोग्रेड, जब रिवर्स हो दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेड मूवमेंट। तो इट मींस गोल्जी के अंदर दोनों मूवमेंट्स हो सकती हैं, दोस आर द एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड, दोनों मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करें जो गोल्जी है, गोल्जी से मॉलिक्यूल्स मूव करके जा सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास, लाइसोसोम के पास जा सकता है, एंडोसोम की बात करें, गोल्जी टू एंडोसोम, गोल्जी टू एंडोसोम। तो अब यहां पे मूवमेंट्स का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मैं बात करूं ये मूवमेंट जो है उसमें जो वेसिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो वेसिकल में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो वेसिकुलर प्रोटीन्स की बात करते हैं। सो ये बोला गया कि अगर ER से गोल्जी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहां पे जो वेसिकल होगा दैट इज मेड अप ऑफ COP2 प्रोटीन। COP स्टैंड्स फॉर, CO स्टैंड्स फॉर कोट, P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। तो कोट प्रोटीन 2 टाइप का ये एक प्रोटीन है, कोट प्रोटीन 2, इससे वेसिकल बना होता है, ठीक है। इसकी बात करें गोल्जी टू ER, ठीक है, दैट इज द केस ऑफ रेट्रोग्रेड मूवमेंट। तो यहां पे जो वेसिकल होगा दैट इज COP1, कोट प्रोटीन 1। नाउ विद इन गोल्जी की बात करें, यहां पे देखा गया जो प्रोटीन पार्टिसिपेट कर दैट इज अगेन COP1, ठीक है। नाउ जो गोल्जी टू एंडोसोम है, ठीक है, गोल्जी टू एंडोसोम की बात करें तो यहां पे जो वेसिकल है दैट इज मेड अप ऑफ क्लैथरिन प्रोटीन प्लस अडेप्टर प्रोटीन, अडेप्टर प्रोटीन, ठीक है, अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर प्रोटीन की फर्दर टाइप्स होती हैं, यहां पे जो पार्टिसिपेट करेगा 1 और 3 पार्टिसिपेट करेगा, मेनली हम 1 को कंसिडर करते हैं। एंड लास्ट ट्रांसपोर्ट दैट इज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनसाइड द सेल। सो अगर हमारा सेल किसी मॉलिक्यूल को बाहर से सेल के अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सो वो ट्रांसपोर्ट इस कैटेगरी में क्लासिफाई होगा ना। इस केस में जो प्रोटीन जो हमारे पास वेसिकल होंगे, ठीक है, जो वेसिकल होंगे वो किस प्रोटीन से बना होगा दैट इज क्लैथरिन प्रोटीन प्लस अडेप्टर प्रोटीन सेकंड, यहां पे स्पेसिफिकली अडेप्टर प्रोटीन सेकंड मेंशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने अभी शॉर्ट में करवाया क्योंकि
मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना है और हम इतना टाइम नहीं दे सकते। सो स्टेटमेंट थी KDEL receptor is found in Copan vesicles. That is correct statement. कैसे देखते हैं, तो मैं भी रब करूं इस चीज को। तो जो ER है, ER में स्पेसिफिकली RER की बात करें, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो वो जो प्रोटीन्स हैं दो टाइप के होंगे, कुछ को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कुछ को RER के अंदर, ER के अंदर स्टे करवाया जाएगा, दोज आर रेजिडेंट प्रोटीन्स, ठीक है। दो टाइप के प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्ट एंड रेजिडेंट प्रोटीन्स। अभी मैं मेनली डिस्कस कर रहा हूं बात रेजिडेंट प्रोटीन्स के बारे में। तो रेजिडेंट प्रोटीन्स हमारे पास टू टाइप के होंगे, दोज आर द टू टाइप्स, दोज आर द सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड जगह आप ट्रांसमेम्ब्रेन टर्म यूज करो, ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में मेन डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बट मेन डिफरेंस ये होगा कि अगर आप एक, पहले मैं प्रोटीन के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, जैसे हम डीएनए आरएनए को 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम प्रोटीन्स को एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल रिप्रेजेंट करते हैं। एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। एन टर्मिनल वो टर्मिनल है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो पहले एन टर्मिनल आता है, लास्ट में सी टर्मिनल फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो सोल्यूबल है उसके सी टर्मिनल के ऊपर, उसके सी टर्मिनल के ऊपर एक सिग्नल सीक्वेंस होगा। सिग्नल सीक्वेंस क्या है, KDEL। सो वो ER रेजिडेंट प्रोटीन्स जिनके सी टर्मिनल के ऊपर KDEL सीक्वेंस होगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूबल रेजिडेंट ER प्रोटीन्स, ठीक है। वो ER के अंदर स्टे करेंगे एंड जिनके सी टर्मिनल के ऊपर KKXX सीक्वेंस होगा, ठीक है, KKXX सीक्वेंस होगा, वो कौन से होंगे, वो होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिडेंट प्रोटीन्स, ठीक है। KDEL ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स की वन लेटर फॉर्म है। K stands for lysine, D stands for aspartate, E stands for glutamate, L stands for leucine. Lysine, X can be any amino acid, ठीक है। So तो अगर नेचर ने क्या किया, नेचर ने ये किया कि जो देखो KDEL सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, KDEL रिसेप्टर, और ये प्रोटीन्स कहाँ, किसके प्रोटीन्स है, ये ER के प्रोटीन्स है, तो इसका रिसेप्टर भी कहाँ पे होगा, ER के अंदर होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि KDEL का जो रिसेप्टर है, KDEL का जो रिसेप्टर है, इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ER, फर्स्ट ER। अगर आपको याद हो तो अभी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि कई बार गलती से ऐसा हो जाता है कि जो ER का स्टफ है, जो ER के कंटेंट है या ER का जो भी प्रोटीन्स वगैरह है, वो गलती से गोल्जी में मूव हो जाता है, तो दैट्स व्हाई गोल्जी फिर उसको रिटर्न करता है। तो इट मींस अगर KDEL के जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अगर वो गलती से गोल्जी में चले गए, ठीक है, अगर वो गोल्जी में चले गए तो गोल्जी उसको वापस रिटर्न करेगा। तो इट मींस गोल्जी में पहले वो प्रोटीन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, फिर जाकर उसको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो इट मींस गोल्जी में भी इसका रिसेप्टर होगा, KDEL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन बोथ ER एंड गोल्जी, ठीक है। तो गोल्जी ने कैसे वापस किया टू द ER, with the answer is with the help of vesicle obviously. Vesicle is made up of COP1 protein as you all know. मैंने अभी डिस्कस किया था वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में। नाउ जो COP1 प्रोटीन होगा, कैसे उसके जरिए गोल्जी ER का प्रोटीन जो कि गलती से गोल्जी में आ चुका था उसको वापस ER में ट्रांसपोर्ट करेगा। आंसर इज गोल्जी में जब गोल्जी से जब वेसिकल फॉर्म किया गया COP1 प्रोटीन वाला, तो उसमें ये रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा एंड इस रिसेप्टर से वो प्रोटीन बाइंड करेगा जिसको वापस ER में भेजना था, ऑब्वियसली दिस वन, ठीक है। देन बाइंड करने के बाद वो COP1 प्रोटीन ER में डिलीवर कर देगा। तो इट मींस जो COP1 प्रोटीन होंगे, जो COP1 प्रोटीन वाला वेसिकल होगा, ठीक है, उसके अंदर भी आपको ये रिसेप्टर मिलेगा, ठीक है। सो आई गेस अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट थी, रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन बोथ ER एंड गोल्जी, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। नाउ अगर डी स्टेटमेंट करेक्ट है तो इट मींस हमारे पास आंसर होना चाहिए थर्ड या फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि डी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में एब्सेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं। नाउ अगर हम बात करें ER से, सो हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो आपस में कांटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल शो करा था कि हमारे पास ER है, ER गोल्जी से कांटेक्ट करेगा, गोल्जी फॉर द एंडोसोम या लाइसोसोम आप लिख सकते हो, इससे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, कई बार एंडोसोम लिखा होता है, कई बार लाइसोसोम लिखा होता है ना। तो एटलीस्ट ये 3 ऑर्गेनेल्स हैं जो आपस में कांटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। तो पॉइंट इज, अगर हम मूव करें ER टुवर्ड्स गोल्जी टुवर्ड्स लाइसोसोम, तो आपको एक फैशन मिलेगा कि जो pH है इस रेंज में डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, जो pH है वो डिक्रीज करता है। अगर हम ER की बात करें तो कंपैरेटिवली ER में गोल्जी एंड लाइसोसोम के कंपैरेटिवली हाई pH होगा। गोल्जी में pH ER से लो होगा एंड लाइसोसोम से हाई होगा, एंड सबसे लो pH होगा लाइसोसोम में। ठीक है, आप पढ़ते हो कि जितना लो pH होगा उतनी एसिडिक कंडीशन अवेलेबल होती है ना। सो अगर मैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो वो ये था कि हमने रिप्रेजेंट किया था अभी कि जो KDEL रिसेप्टर है दोनों जगह प्रेजेंट है, एंड KDEL का जो प्रोटीन था नॉर्मली उसको ER में स्टे करना चाहिए था, बट वो गलती से गोल्जी में मूव कर गया। तो गोल्जी में गलती से मूव कैसे किया, इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे जो KDEL है अपने रिसेप्टर से डिसोशिएट हो गया। ठीक है, KDEL अपने रिसेप्टर से डिसोशिएट हो गया। अब उस पॉइंट को इससे लिंक करते हैं। KDEL डिसोशिएट हो जाएगा ER के अंदर जहां पे pH हाई होती है। ठीक है, जहां pH हाई होती है। गोल्जी में बात करें तो गोल्जी ने उसको फर्दर आगे मूव नहीं किया, गोल्जी ने उसको फर्दर लाइसोसोम या गोल्जी ने उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्जी ने उसको आउटर सेल नहीं भेजा, गोल्जी ने उसको वापस भेजा ER की तरफ। इट मींस गोल्जी ने उस प्रोटीन को पकड़ के रखा। तो इट मींस गोल्जी में जो बाइंडिंग होगी प्रोटीन की विद इट्स रिसेप्टर दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो गोल्जी में जो बाइंडिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी? एट द pH एज कंपेयर टू ER लो होगा। तो इट मींस KDEL रिसेप्टर की अपने प्रोटीन के साथ बाइंडिंग जो होगी वो हाई होगी एट लो pH, नॉट एट द हाई pH। तो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट B इज इनकरेक्ट। ठीक है, B इज इनकरेक्ट। हायर pH पे अफिनिटी हाई नहीं होती, लोअर pH पे अफिनिटी हाई होती है। ठीक है, तो B अगर इनकरेक्ट है इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्वियसली कांट बी द आंसर। ठीक है, सो ACD। ठीक है, तो KDEL रिसेप्टर बचा, KDEL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द ER। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो रिसेप्टर है किस पे प्रेजेंट है? ER के ऊपर प्रेजेंट है। तो दैट्स व्हाई आंसर इज ACD, थर्ड ऑप्शन। So, if you find this video knowledgeable and informative, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.